आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। मैं सुधा शर्मा आपको आज पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, प्रबंध की अवधारणा, अर्थ और परिभाषाएं और साथ ही प्रबंध की विशेषताएं। प्रस्तावना। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, जहाँ भी सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि संगठन चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जैसे आप बड़े बड़े संगठन के बारे में जानते होंगे, छोटा संगठन जानते होंगे, छोटे लोगों का समूह, छोटे कम लोगों का समूह जो होता है उसे हम छोटा संगठन कहते हैं। जिसमें ज़्यादा लोग रहते हैं वो बड़ा संगठन होता है। साथ ही आप लोग जानते हैं व्यावसायिक, जो व्यवसाय से संबंधित होता है। व्यवसाय से संबंधित मतलब जिसका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना, धन अर्जन करना, व्यवसाय से संबंधित को हम कहते हैं व्यवसायिक। और गैर व्यवसायिक हम उसे कहते हैं जैसे कि हम कोई सामाजिक सेवा संगठन बनाते हैं या कोई धर्मार्थ संस्था बनाते हैं या फिर कोई ग्रुप, जैसे कि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि छोटे मोटे उद्देश्य को लेकर कम समय के लिए जो हम संगठन बनाते हैं वो गैर व्यावसायिक होते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है समाज सेवा करना या किसी की हेल्प करना। तो कोई भी जगह हो जहाँ पे सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, एक सामान्य उद्देश्य लेकर हम जो उद्देश्य की पूर्ति करते हैं वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध जिसे कि हम अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट शब्द आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हम बराबर अपने व्यवहार में शब्द का उपयोग करते हैं। उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, वहाँ का मैनेजमेंट ख़राब था, मतलब क्या, प्रबंध व्यवस्था है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। तो प्रबंध व्यवस्था के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप फिर से सुन लीजिए एक बार। संगठन चाहे छोटा हो या बड़ा, व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक, जहाँ भी सामूहिक प्रयत्न, इस शब्द पे आप लोग विशेष रूप से जोड़ देंगे। सामूहिक प्रयत्न मतलब संगठन एक अकेला व्यक्ति का संगठन नहीं हो सकता। अगर हम अकेले चाहेंगे कि हम कुछ करें, वैसा नहीं। जब हम एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वो संगठन होता है। तो इसे हम कहेंगे जहाँ भी सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, एक उद्देश्य रहता है उसकी पूर्ति करते हैं, वहाँ प्रबंध की आवश्यकता होती है। उस कार्य को करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जो जो कार्य करते हैं वो प्रबंध के अंतर्गत ही आता है। आगे देखिए, प्रबंध की सफलता पर संगठन की सफलता निर्भर करती है। हमारा प्रबंध व्यवस्था जितना अच्छा होगा वहाँ आपकी संगठन व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। मतलब कि हमारा प्रबंध अगर अच्छा है तो संगठन अच्छा होगा, और संगठन अगर अच्छा है तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रबंध के अभाव में मानव समूह के कार्य बिना नाविक के किश्ती के समान होते हैं। आप लोग देखे होंगे बिना नाविक का कश्ती, जो कि दिशाहीन होता है, अपने हिसाब से हिलते डुलते रहता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बिना लक्ष्य के घूमते रहता है। तो अगर हमारे पास प्रबंध व्यवस्था सही ढंग से ना हो, हम मतलब मानव है ना, मनुष्य के पास में अगर ना हो, तो उसका कार्य बिना नाविक के कश्ती के समान होता है। तो उद्देश्य सही नहीं होता, हमारे कार्य करने का ढंग सही नहीं होता। अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, प्रबंध व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा सारा कार्य सिस्टमेटिक होता है, जैसे होना चाहिए वैसा होता है। अगर हम उस तरह से नहीं करें तो हमारा सारा कार्य गड़बड़ होता है, हम लोग सही ढंग से नहीं कर पाते, लापरवाही होती है, और लास्ट में क्या होता है, हम पछताते हैं, परेशान होते हैं, हमारा काम और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि सामूहिक प्रयत्नों के सफल निष्पादन के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि सामूहिक प्रयत्नों के सफल निष्पादन के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। उस शक्ति का नाम है प्रबंधक, जो कि मैनेजमेंट का कार्य करता है, जिसे हम मैनेजर कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं, जो प्रबंध प्रक्रिया द्वारा विभिन्न क्रियाओं के सफल निष्पादन को संभव बनाता है। जिसके कार्य द्वारा जो कार्य करता है प्रबंधक, उसके द्वारा जो प्रबंध की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं सही ढंग से निष्पादित की जाती हैं, तब हमारा जो उद्देश्य है वो सफल हो पाता है।
सही अर्थों में मैं कहूँ, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, प्रबंधक है। आप भी जब स्कूल जाते हैं या फिर घर का कोई काम करते हैं, एक प्रबंधक की तरह करते हैं। आपका एक मैनेजमेंट होता है। स्कूल जाना है तो कब उठना है, कैसे तैयार होना है, क्या तैयारी के साथ आपको जाना है, स्कूल में कितना वक्त बिताना है, वहाँ से आने के बाद आपको क्या कार्य करना है, घर के काम को आप कितना वक्त देंगे, आपकी पढ़ाई को आप कितना वक्त देंगे। इस सारा कार्य क्या है, प्रबंधक का ही कार्य होता है। ये जब बड़े रूप में आता है किसी व्यावसायिक संगठन में, गैर व्यावसायिक संगठन में जब उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो वो एक बड़ा रूप ले लेता है। फिलहाल तो हम ये बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे कि प्रबंधक क्या करता है, कैसे करता है। तो मेरे ख्याल से आपका प्रस्तावना क्लियर हुआ होगा कि प्रबंध व्यवस्था क्या है। आगे हम देखते हैं अवधारणा। अवधारणा वास्तव में कहा किसे जाता है। अवधारणा जो होता है वो होता है एक विचार, मन स्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन स्थिति पर अंकित होती है। मतलब हम लोग किसी चीज़ को देख के या किसी की कल्पना करके अपने दिलो दिमाग में उसका एक चित्र अंकित कर लेते हैं। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो आपके दिमाग में एक छवि मेरी उठ रही होगी। वो छवि किसी भी तरह की हो सकती है। आप सोच सकते हो कि मैडम ऐसी दिखती होंगी, मैडम वैसी दिखती होंगी, या फिर मैडम का क्वालिफ़िकेशन शायद इतना होगा, क्वालिफ़िकेशन कम होगा। जो भी आपकी छवि बन जाती है ना, तो मन स्थिति बोला जाता है, उसको मनोभाव बोला जाता है। तो प्रबंध की अवधारणा के बारे में हम आगे देखेंगे। अवधारणा उसका है क्या। अभी मैं बता रही हूँ आपको अवधारणा किसे कहते हैं, अवधारणा क्या होता है। अवधारणा एक विचार, मन स्थिति या धारणा है जो किसी भी वस्तु, क्रिया, तकनीक आदि के संबंध में व्यक्ति के मन स्थिति पर अंकित होती है। आपके दिलो दिमाग में जब किसी तरह का कोई चित्र अंकित हो जाता है, किसी तकनीक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, अवधारणा कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्रबंध का अर्थ। प्रबंध का अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ में प्रबंध का आशय व्यवस्था करने से है। संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की युक्ति कला से है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक प्रक्रिया है जिनमें नियोजित संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा के मध्य समन्वय स्थापित कर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। प्रबंध का अर्थ हम समझते हुए देखेंगे, इसको एक बार फिर से समझिए आप लोग। सामान्य अर्थ में प्रबंध का आशय व्यवस्था करने से, आप लोग जानते हैं मैनेजमेंट शब्द है ना, व्यवस्था करना। प्रबंध को हम लोग सामान्य शब्द में किस अर्थ निकालते हैं, उसका व्यवस्था करने से। छोटे अर्थ में हम समझते हैं प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की युक्ति कला से है। जब हम दूसरे से कुछ काम कराते हैं उसको भी प्रबंध कहते हैं। अगर हम किसी से ऑर्डर दे के काम करवा रहे हैं तो वो भी एक तरह से क्या है, प्रबंध है। और जब हम उसका विस्तृत अर्थ देखते हैं तो विस्तृत अर्थ में प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिनमें नियोजित संगठन, मतलब नियोजन, योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफ रखना जिसे कि हम नियुक्ति कहते हैं, निर्देश देना, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा के मध्य में क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। इन सबको मिला जुला कर जब हम कार्य करते हैं, किस लिए कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कार्य करते हैं, तो वह प्रबंध कहलाता है। प्रबंध के अंतर्गत हम नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रबंध को आप इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, प्रबंध में मुख्य रूप से 5M का महत्व होता है। 5M कौन कौन से हैं, मैन, MEN मैन, मेथड, सेकंड नंबर है मटेरियल्स, मशीन्स, मनी और मेथड्स। इन 5M के माध्यम से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। और इसमें हम क्या क्या कार्य करते हैं प्रबंध की कार्य से संबंधित, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाते हैं, स्टाफिंग रखते हैं, नियुक्ति करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, निर्देशन का कार्य करते हैं, मोटिवेशन शब्द भी आपकी लाइफ में बहुत बार आपने यूज किया होगा। मोटिवेशन क्या है, जब हम किसी कार्य के लिए किसी को प्रेरित करते हैं, है ना, वो प्रेरित करने से खुद से मन से तैयार हो जाता है उस कार्य को करने के लिए, तो वो मोटिवेट होता कहलाता है।
कंट्रोल करते हैं। प्रबंध के लिए कार्य के लिए हम देखते हैं कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। जब नियुक्ति हो जाती है, नियोजन हो जाता है, योजना तैयार कर लिया जाता है, फिर उन सभी स्टाफों के बीच में नियंत्रण का कार्य किया जाता है, और लास्ट में समन्वय। समन्वय मतलब मिलजुल कर अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी स्टाफ हैं, सब जब मिलजुल कर कार्य करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो वो कहलाता है समन्वय। तो हम देखते हैं 5M के माध्यम से प्रबंध के जो आधारभूत तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसे हम 5M के नाम से जानते हैं। ये 5M है: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मेथड। इनके हिसाब से हम प्रबंध की कार्य करते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। प्रबंध का अर्थ आगे बार हम और देख रहे हैं, शब्द को थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाइए। पीटर ऑफ ड्रकर ने प्रबंध को व्यवसाय का मस्तिष्क कहा है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, जहाँ से कार्य करना। प्रबंध पूरी तरह से सोच समझ के, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा कार्य करने वाला कार्य होता है। प्रबंध शब्द जिसे अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं, इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है: मैनेज, व्यवस्था या प्रबंध करना; मैन, व्यक्तियों के समूह द्वारा; टैक्टफुली, टैक्टफुली कहने का मतलब है कुशलतापूर्वक, अर्थात व्यक्तियों से कुशलतापूर्वक कार्य लेना। मैनेजमेंट, मैनेज, व्यवस्था या प्रबंध करना, किसके द्वारा किया जाता है? इंसानों के द्वारा ना। तो इंसान कौन हुए? व्यक्तियों का समूह। टैक्टफुली कैसे किया जाता है? दिमाग लगा के, कुशलतापूर्वक, अर्थात व्यक्तियों से कुशलतापूर्वक कार्य लेना, ये कहलाता है प्रबंध। इससे हम एक डायग्राम से समझते हैं। मैनेज, मैनेज, मैन, टैक्टफुली। मैनेज करना है, किसके द्वारा करना है? मैन, बहुत सारे मैन आपको दिख रहे होंगे, छोटे 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 ग्रीन ग्रीन। ये क्या? मैन, मनुष्यों का समूह है ना, व्यक्तियों का समूह। ये कार्य कैसे करेंगे? टैक्टफुली, दिमाग लगा के कुशलतापूर्वक कार्य करेंगे। ये क्या होगा? टैक्टफुली। यह है मैनेजमेंट। इस प्रकार मैनेजमेंट से आशय कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य कराने की प्रबंध व्यवस्था से है। मैनेजमेंट का अर्थ कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य कराने की प्रबंध व्यवस्था से है। प्रबंध की परिभाषाएं मेरी पार्कर के अनुसार: प्रबंध लोगों से काम कराने की कला है। C.S. जॉर्ज के अनुसार प्रबंध में काम को अन्य व्यक्तियों से कराना शामिल है। जब हम अन्य व्यक्तियों से कार्य कराते हैं वो प्रबंध कहलाता है। प्रबंध की आधुनिक अवधारणा के तत्व। आधुनिक अवधारणा मुख्य रूप से 4 बातों पर बल देती है। पहला है प्रक्रिया, दूसरा है प्रभावपूर्णता, तीसरा है कुशलता और चौथा है सामूहिक, सामान्य या संगठनात्मक लक्ष्य। प्रक्रिया से आशय है कार्य को करवाने के लिए आवश्यक मूलभूत कार्यों या चरणों की श्रृंखला। प्रभावपूर्णता, प्रभावपूर्णता से अभिप्राय है कार्य या लक्ष्य को समय पर पूरा करने से, चाहे कितनी ही लागत क्यों न आए। कुशलता, कुशलता से अभिप्राय है कार्य को उचित ढंग से न्यूनतम लागत पर पूरा करना, मतलब कम से कम लागत में कार्य को पूरा करना। केवल कार्य को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इसे संसाधनों के कुशलतम उपयोग के साथ पूरा किया जाना चाहिए। सामूहिक, सामान्य या संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति। प्रबंध की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रबंधकों के समस्त कार्य संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होने चाहिए और यह लक्ष्य प्रत्येक कर्मचारी को होना चाहिए और सामूहिक एवं सामान्य लक्ष्य माना जाए। मतलब प्रत्येक कर्मचारी को ऐसा लगना चाहिए कि हम संगठन के लिए हैं और संगठन हमारे लिए है। इस भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य अच्छे से निष्पादित होता है। यह प्रबंध की आधुनिक अवधारणा के तत्व। प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में कुछ अंतर देखे जाते हैं। पहला अंतर है प्रभावपूर्णता, इसका अभिप्राय काम या लक्ष्य को समय पर पूरा करने से है, चाहे लागत कितनी ही क्यों न आए, जबकि कुशलता का अभिप्राय न्यूनतम लागत पर कार्य को सही ढंग से पूरा करने से है। प्रभावपूर्णता का उद्देश्य होता है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, जबकि कुशलता का उद्देश्य होता है लागत लाभ विश्लेषण करना। प्रभावपूर्णता का मुख्य केंद्र होता है समय एवं काम के अंतिम परिणाम का
समय एवं काम का अंतिम परिणाम ही प्रभावपूर्णता का मुख्य केंद्र होता है, जबकि कुशलता न्यूनतम साधनों के प्रयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन या लाभ करना इसका मुख्य केंद्र होता है। प्रबंध की विशेषताएं। पहला, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध की बहुत सारी विशेषताएं देखी जाती हैं, लेकिन हमें परीक्षा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में 6 नंबर तक के प्रश्न आते हैं। आप 6 या 7 पॉइंट्स को अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। मैं एक बार इसका पॉइंट्स को डिटेल कर देती हूँ आपके लिए। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें योजना बनाना, संगठन, नियुक्ति, अभिप्रेरणा, निर्देशन व नियंत्रण के मध्य संबंध समन्वय बनाते हुए किसी कार्य को संपन्न कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, अभिप्रेरणा, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण इन सभी को शामिल करते हुए समन्वय बनाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा पॉइंट, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका संगठन का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्य करता है। प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता लाने का प्रयास करता है और जब उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है तो उसे सरलता से प्राप्त कर पाता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज हमने एक प्रबंध व्यवस्था बनाया और कल उसका काम करना बंद कर दिया। प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें निरंतर हम चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निर्णय संबंधी कार्य करते रहते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध कैसी क्रिया है? एक सामूहिक क्रिया, मतलब हम अधिक लोगों को शामिल करके मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसलिए इसे सामूहिक क्रिया कहा जाता है। प्रबंध के अंतर्गत क्रय, विक्रय, उत्पादन आदि सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं जिसे कोई एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। बहुत सारे कार्य होते हैं प्रबंध में, तो जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उस कार्य को ज़्यादा अच्छे ढंग से हम कर पाते हैं, हमारा उद्देश्य सही ढंग से सब निष्पादित हो पाता है। इसलिए कहा जाता है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध को व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियों आदि में परिवर्तन करने पड़ते हैं। वातावरण की घटक जैसे आर्थिक घटक, बाह्य वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये सब हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। उन सब में लगातार परिवर्तन होने के कारण प्रबंध व्यवस्था में भी हमें परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध की एक विशेषता है यह कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मतलब सभी जगह दिखाई देना। प्रबंध सभी जगह हमें दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है प्रबंध सर्वव्यापक है। राजनीतिक स्थान हो, व्यावसायिक हो, सामाजिक हो, हर जगह हम प्रबंध के द्वारा ही कार्य करते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रबंध सर्वव्यापक है। अगला पॉइंट हमारा है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध को हम देख नहीं सकते, जैसे हम ख्याति को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, सिर्फ उसके आधार पर हम कार्य करते हैं, ख्याति, प्रसिद्धि। इसी तरह से प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हम समझते हैं कि प्रबंध क्या है ना, प्रबंध कैसे कार्य कर रहा है। अगर अब कहीं हम जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की प्रबंध व्यवस्था काफ़ी अच्छी है तो हम लोग बोलते हैं वहाँ का प्रबंध बहुत अच्छा है। हम ये नहीं जानते कि प्रबंध क्या है ना। प्रबंध को हम देख नहीं पाते, अमूर्त है, वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। आज के लिए हम आपको एक होमवर्क भी देते हैं। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा तो शायद आप इस होमवर्क को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है प्रबंध को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न है प्रबंध को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, प्रबंध को व्यवसाय का क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, प्रबंध को व्यवसाय का
क्या कहा जाता है? प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में अंतर स्पष्ट करें। प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में अंतर स्पष्ट करें। प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? मैंने आपको 6-7 विशेषताएं बताया, इसमें से आपको सिर्फ 6 विशेषताओं का डिटेल करना है। प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई परेशानी आती तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।